नमस्कार साथियों, हम आपका आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स भाई शेखर सर पर स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा अपवर्तन, उसके हम तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। और तीसरे पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले ये जानकारी लेते हैं कि दूसरे पार्ट में कहाँ तक पढ़ा था हमने। तो दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़े थे दर्पण तक। दर्पण क्या है? किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग क्या कहलाता है, बताओ? दर्पण कहलाता है किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग क्या कहलाता है, बताओ? दर्पण। कटा हुआ भाग क्या कहलाता है? दर्पण। किसी खोखले गोले का, जैसे गेंद है, अब गेंद को काट देंगे, दो को बढ़ गया, वो दर्पण नहीं होता, लेकिन उसे हम पार्टीशन कह सकते हैं कि जब हम बांट रहे हैं, काट दे रहे हैं, तो एक खोखले गोले की तरह वो कटता है। तो किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग क्या कहलाता है? दर्पण। और कितने प्रकार का हमने बताया था? तो गोलीय दर्पण बताया था, दो प्रकार का, मतलब दो प्रकार का हम दर्पण को बताया था। पहला गोलीय दर्पण और दूसरा हमने किसकी जानकारी लिया था, बताओ? समतल दर्पण की। और समतल दर्पण के बारे में कुछ जानकारी हमने आपको दे दिया था। तो समतल दर्पण के बारे में हमने कहाँ तक आखिरी पॉइंट जो बताया था, कहाँ तक बताया था? तो बताया था कि जब प्रतिबिंबों की संख्या हमें जानकारी ली जाए, जैसे प्रतिबिंबों की संख्या हमसे पूछी जाए, तो फार्मूला लगता है 360/थीटा। क्या लगता है? 360/थीटा। तो 360/थीटा में हमने आपको बताया था, जब सम संख्या आ जाती है काटने पर, जैसे आ गया 360/60 अंश, मतलब कोई दो दर्पण है, समतल दर्पण है, वे एक दूसरे से 60 अंश पर रखे हैं। कितने अंश पर रखे हैं? 60 अंश पर रखे हैं। 60 अंश पर रखे गए हैं। तो पूछेगा प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। तो सिंपल सा हम लोग काटेंगे पहले, 6 कम 6, 6 छंग 36। बताओ क्या आ गया? एक सम संख्या आ गई। जब सम संख्या आ गई तो हमें 1 माइनस कर देना है बाबू। कितना माइनस कर देना है? 1 माइनस कर देना है। 1 माइनस हम लोग कर देंगे, बताओ कितना आ जाएगा? 5। वही प्रतिबिंबों की संख्या होगी। और ये कब लगेगा? जब सम संख्या आएगी। सम संख्या नहीं आएगी तो विषम आएगी, तो विषम ही उसका क्या हो जाएगा? प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ बताया था 360/थीटा लिखा है, और कहा जाए दो दर्पण हैं, एक दूसरे से कितने अंश पे? एक दूसरे से 40 अंश पर रखे हैं। कितने अंश पर रखे हैं? 40 अंश पे। तो 360 बटा क्या हो जाएगा? थीटा का मान 40। बाबू 0 से 0 कट गया, 4 1 कम 4 9 का 36, 9 1 क्या है, बताओ? विषम संख्या है। तो यही विषम संख्या क्या हो जाएगी? प्रतिबिंबों की संख्या। यहाँ सम थी, इसीलिए 1 माइनस कर दिया गया है। मतलब आप फार्मूला बनाना चाहें तो 360/थीटा -1 कर देना है। यहाँ तक आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया गया था। चलिए हम आगे की ओर पढ़ते हैं और गोलीय दर्पण के भागों को पढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग समतल दर्पण को पहले पढ़ चुके हैं, अब गोलीय दर्पण के भागों को पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को ध्यान से देखिए। गोलीय दर्पण मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी परावर्तक पृष्ठ किसे कहा जाता है? आ गई बात भैया, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, लेकिन ध्यान देते रहिएगा। और ये मत सोचिएगा कि कैसे आएगा, अरे सब चीज आएगा ना, आप देखते रहिएगा तभी आएगा। और पढ़ेगा नहीं तो कैसे आएगा? रे आएगा, लेकिन पढ़ेगा तभी आएगा। चलिए आगे समझेंगे। परावर्तक पृष्ठ किसे कहा जाता है? तो परावर्तक पृष्ठ जिस पृष्ठ से परावर्तन की क्रिया होती है, उसे कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ किसे कहा जाता है? तो कहेंगे जिस पृष्ठ से परावर्तन की क्रिया संभव होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे कहा जाता है गोलीय दर्पण। और परावर्तक पृष्ठ किसे कहा जाता है? जिस पृष्ठ से परावर्तन की क्रिया संभव होती है, उसे कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। देखिए, किसी बात को आपको बुरा नहीं मानना है। हम पढ़ा रहे हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आप परेशान मत, आनंद लेते हुए आराम से पढ़िए, तभी तो समझ में आएगा। चलो आगे देखते हैं। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? जिस पृष्ठ से परावर्तन की क्रिया संभव होती है, उसे परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं
गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। इसको कहा जाता है कॉनकेव, इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण। पहले क्या पढ़ेंगे बताओ? अवतल दर्पण। ट्रिक देखिएगा, एकदम धुआंधार ट्रिक। क्या है? अरे भैया हम तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ससुरा अवतल क्या है, उत्तल क्या है, लेकिन आज हम क्लियर कर देंगे अवतल उत्तल आखिर है क्या, कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे अवतल दर्पण को, कैसे समझेंगे उत्तल दर्पण को। चलिए हम आज क्लियर कर देंगे क्या है अवतल दर्पण में। झिंगुर सा अवतल दर्पण है और लप्पू सा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण में रखा क्या है उत्तल दर्पण में, चलिए हम लोग समझेंगे और ध्यान से समझ में आ जाएगा, आपका ध्यान से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को ध्यान से समझेंगे। यहाँ से ट्रिक देखिएगा। आ से क्या हो जाएगा? आ से क्या हो जाएगा? अंदर। आ से हो जाएगा अंदर और ऊ से क्या हो जाएगा? उठा हुआ। तो ध्यान से समझिएगा क्या है। पहले आप समझिएगा ये एक क्या है? हमारा गोला, यानी कह सकते हैं खोखला गोला है। तो इसी खोखले गोले में हमें सब कुछ समझना है। अंदर यानी ऐसा और ऐसा दर्पण, क्या? ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके अंदर वाले तल से परावर्तन होता है। आप हार अंदर, अंदर वाले तल से परावर्तन होता है, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। क्लियर है? जिसके अंदर वाले तल। अब यहाँ समझो अंदर वाला तल क्या होगा भैया, सिंपल से समझना है। अंदर वाले तल, ये अंदर वाला तल है, अंदर वाला तल ये है। तो जिसके अंदर वाले तल से परावर्तन की क्रिया होती है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। बना दिया जाए, ये आपका क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। जिसके अंदर वाले तल से परावर्तन होता है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी आपको हथवा से समझा देंगे, नचाएंगे आप अवतल उत्तल को, ठीक है। चलिए अवतल क्या होता है? जिसके अंदर वाले तल से परावर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। चलिए ध्यान दीजिए। ऊ मतलब उठा हुआ। ऊ मतलब क्या होता है? उठा हुआ। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उठे हुए तल से परावर्तन होता है, मतलब जैसे आपका ऐसे बना दिया जाए, इसके उठे हुए तल से, मतलब उठा यहाँ है, यहाँ से जो परावर्तन की क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब उठे हुए तल से, कहाँ से बताओ? उठे हुए। यहाँ अंदर वाले तल से था, अब यहाँ उठे हुए तल से, इस वाले मतलब उठा हुआ तल ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उठे हुए तल से मतलब यहाँ से जो परावर्तन होता है उठे हुए तल से। चलिए ध्यान दीजिए, उठे हुए तल से परावर्तन होगा तो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। मतलब ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उठे हुए तल से परावर्तन की क्रिया संभव होती है उसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। और ऐसा गोलीय दर्पण जिसके अंदर वाले तल से परावर्तन होता है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। अब देखिएगा हथवा से कैसे समझाएंगे भैया। देखिए ऐसे है, ऐसे बना लीजिए, अपना अपना हाथ ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे समझाइएगा। देखिए ये ऐसा है, अब ये क्या है? अंदर वाला तल। ये जो आपको दिख रहा है कौन सा तल है? अंदर वाला तल। जिसके अंदर वाले तल से परावर्तन होगा उसे कहा जाएगा अवतल दर्पण। और जिसके उठे हुए, ऊ मतलब उठे हुए तल से परावर्तन होगा उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग परिभाषा को समझते हैं कि आखिर उत्तल और अवतल की परिभाषा क्या है। उत्तल और अवतल की परिभाषा हम लोग पढ़ लिए। अब समझेंगे इनसे रिलेटिव परिभाषाएं, मतलब दर्पण से, गोलीय दर्पण से रिलेटिव परिभाषाओं को हम लोग समझेंगे। चलिए हम समझते हैं पहले इनसे रिलेटिव जो भी परिभाषाएं हैं। देखिए पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, तो हम पढ़ेंगे पहले क्या बताया था? परावर्तक पृष्ठ को हमने पढ़ लिया था। परावर्तक पृष्ठ किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण से क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित क्या पढ़ेंगे? परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित क्या पढ़ेंगे? परिभाषाएं। चलिए गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है? परावर्तक पृष्ठ। क्या पढ़ेंगे? परावर्तक पृष्ठ। ध्यान से समझते चलेगा। परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ किसे कहा जाता है? परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? तो कहेंगे जिस पृष्ठ से परावर्तन की क्रिया संभव होती है उसे कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ। क्या कहा जाता है? परावर्तक पृष्ठ। जिस पृष्ठ से परावर्तन की क्रिया संभव होती है उसे कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ। दूसरा आपको समझिएगा, दूसरा आप लोग समझिएगा। दूसरा हम लोग समझेंगे परावर्तक पृष्ठ का केंद्र। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र यानी कौन सा? ध्रुव। क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ का केंद्र। जैसे हम लोग दर्पण समझे यहाँ पर, चलिए इधर वाला मिटा दें तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्या समझेंगे भैया? दर्पण का चित्र हम लोग बना दें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये है आपका क्या? दर्पण,
ठीक है, अवतल दर्पण है तो कहेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ये वाला होगा, इसी पृष्ठ से क्या होता है, परावर्तन की क्रिया संभव होती है। इसी को क्या कहा जाता है, परावर्तक पृष्ठ। क्या कहा जाता है, परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। और परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, इस परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है उसको क्या कहा जाता है बताओ, ध्रुव कहा जाता है। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। अरे परावर्तक पृष्ठ का तो केंद्र है, तो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या कहलाएगा, तो आपका ध्रुव कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तीसरा पॉइंट हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे, वक्रता केंद्र। क्या समझेंगे, वक्रता केंद्र समझेंगे, वक्रता केंद्र समझेंगे। क्या समझेंगे, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है, तो देखिए दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका जो केंद्र होता है, उसका जो केंद्र होता है वो कहलाता है आपका वक्रता केंद्र। क्या बताया गया, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, उसका केंद्र जो होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र, ये जो पूरे गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। तथा इनके बीच की त्रिज्या, इनके बीच की दूरी यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या आपकी कहलाएगी कौन, तो कहेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। बताओ दर्पण में दूरी कहाँ से मापी जाएगी, तो कहेंगे ध्रुव से। कहाँ से मापी जाएगी बताओ, ध्रुव से मापी जाएगी। चलिए हम लोग समझेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट समझेंगे मुख्य अक्ष। क्या समझेंगे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, तो कहेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। चलिए ये जो आपकी है इनकी सरल रेखा जब मिला देंगे तो क्या कहलाती है, वही मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए पांचवा पॉइंट की ओर रुख बदलते हैं। पांचवा पॉइंट आपका क्या है, पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे मुख्य फोकस। क्या पढ़ेंगे, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को मिलती हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को मिलती हैं उसी को कहा जाता है मुख्य फोकस। क्या कहा गया, जब अनंत पर वस्तु रखी हो तो वस्तु से चलने वाली, कह सकते हैं सिंपल सा कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को मिलती हैं वो आपका क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ, मुख्य फोकस कहलाता है। और मुख्य फोकस के बाद मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है बताओ, वो कहलाती है फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। इतना ध्यान में रखिएगा, अंतर है, अंतर बिना कुछ नहीं होता है। और वक्रता केंद्र को भैया सी से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को किससे कहेंगे, आर से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। आगे हम लोग समझते हैं, मुख्य फोकस हो गया यानी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती हैं वो क्या कहलाता है, आपका मुख्य फोकस कहलाता है। चलिए और फोकस और किसके बीच, ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है बताओ, कहेंगे फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए छठवां पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। छठवां पॉइंट क्या है, फोकस तल। क्या है, फोकस तल। तो कहेंगे मुख्य फोकस के लंबवत, जैसे मुख्य फोकस है और मुख्य फोकस के लंबवत अगर कोई तल बन रहा है तो कहलाता है फोकस तल। मुख्य फोकस के लंबवत जो तल बनेगा उसे हम कहेंगे फोकस तल। क्या कहेंगे, फोकस तल कहेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग सातवें पॉइंट की ओर चलते हैं। क्या है बाबू, द्वारक। क्या कहलाता है, द्वारक। तो खोखले गोले का जो खोखला गोला होता है यानी दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका व्यास क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। अरे जो व्यास होगा वो दर्पण का क्या कहलाएगा, द्वारक। व्यास पता है, पता होना चाहिए। व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है, तो कहेंगे व्यास जो होता है, व्यास
त्रिज्या का 2 गुना होता है। और त्रिज्या व्यास की क्या होती है बताओ? आधी होती है। त्रिज्या व्यास की आधी, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। द्वारक किसे कहते हैं? तो कहेंगे दर्पण का जो व्यास होता है, खोखले गोले का जो व्यास होता है वो क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक। यानी कहेंगे जो दर्पण होता है किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, तो उसका संपूर्ण व्यास क्या कहलाता है? यहाँ से उठाओ, इस कोने पे मिलाओ, ये व्यास क्या कहलाता है? ये आपका द्वारक कहलाता है। यहाँ तक किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप रात्रि में देख रहे हैं तो आपकी रात्रि शुभ हो। इसी के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।